आप सभी प्यारे दोस्तों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना डोम्भिपा का नहीं है। आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है डोम्भिपा की रचना नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे डोम्भी गीतिका, ऑप्शन बी योगचर्या, ऑप्शन सी अक्षर विकोपदेश, ऑप्शन डी है योग सार। इनमें से कौन सी रचना जो है डोम्भिपा का नहीं है। डोम्भिपा की जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाओं को मैंने लिया है, इनमें से एक रचना जो है डोम्भिपा का नहीं है वो है योग सार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। योग सार जो है जो इंदु, ठीक है, जो इंदु की रचना है। ठीक है, जो इंदु का जो है एक और नाम है योगींद्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा योगींद्र, क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का जो चलन है ना वो घुमाकर पूछने का, तो क्या पता अगली बार पूछ दे योगींद्र का रचना इसमें, तो आप लोग जो है उसी प्रश्न में घूमते रह जाएंगे। तो ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इंदु का दूसरा नाम योगींद्र है। ठीक है, इनकी दो रचनाएं हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है। ऑप्शन बी है आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है क्या। ऑप्शन सी है आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाषा हिंदी में है, अपभ्रंश भाषा हिंदी में है। ठीक है, ऑप्शन डी है आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। तो इनमें से जो है सत्य कथन आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाषा हिंदी में है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन जो है असत्य हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा प्रश्न को, है ना। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक किसने माना है। शुक्ल जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या राहुल सांस्कृत्यायन ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, सभी प्रश्न। ठीक है, ये सभी प्रश्न, आज के जो प्रश्न है ये सभी दृष्टि की बुक से जो है मैंने बनाया है। ठीक है, दृष्टि की बुक में आप जाएंगे पेज नंबर 70, 71, 72, इन तीनों पेज से जो मैंने प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो थ्योरी क्लास को आप लोग ज़रूर पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। ठीक है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए इसका जो समय, आरंभिक जो समय माना है वो है 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है 9वीं, ठीक है, 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, किस आलोचक ने 7वीं सदी के 11वीं सदी के अंत को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। आप सभी को बताना है कि किस आचार्य ने या किस आलोचक ने 7वीं सदी के 11वीं सदी के अंत को क्या कहा है, अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। डॉक्टर हरदेव बाहरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, 7वीं सदी और 11वीं सदी के अंत को अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसने कहा है, तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत चुन के प्रश्न को लाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इग्नोर मत करिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है ना, ओहो किधर गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। आप सभी को बताना है कि आदिकाल में जो है भाषा के आधार पर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भाषा के आधार पर जो है कितने प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश और देश भाषा काव्य। ठीक है, अपभ्रंश और दूसरा जो है देश भाषा, देश भाषा यानी बोलचाल की भाषा। ठीक है, तो ये पहला हो गया
और ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? और बहुत ही कथन महत्वपूर्ण है और आप सभी को, मुझे पता है कि आप सभी को इसका आंसर भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बार बार ये प्रश्न आता है तो कुछ नए स्टूडेंट होंगे वो ध्यान रखेंगे, जो पुराने होंगे उनको पता होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने किन दो राजाओं का जिक्र किया है? इस प्रकरण में जो है किन दो राजाओं का जो है शुक्ल जी ने जिक्र किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा भोज और हम्मीर देव तक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। उपरोक्त कथन किस आलोचक के साहित्य इतिहास से वर्णित है? शुक्ल जी, रामस्वरूप, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी की पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी है तो इनकी जो कोई भी कथन आ जाए किसी भी काल से, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है, छायावाद तक ही है। ठीक है, तो आप लोग बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, वो तब जब आपने पुस्तक को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ के पढ़ा हुआ होगा तभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी रचना देवसेन की नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है देवसेन की नहीं है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं हटा दीजिए। निम्न में से कौन सी रचना देवसेन की है, ये बताइए आप लोग। देवसेन की टोटल रचनाएं कितनी हैं? तो 8 रचनाएं हैं। ठीक है, तो पहले इनमें हम देख लेते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, बृहद नयन चक्र इनकी रचना है, दर्शन शास्त्र भी इनकी रचना है, तत्वसार भी है, आराधना सार भी है, श्रावकाचार भी है, ये आप सभी को पता है। बृहद नयन चक्र को मैंने लिया ही है यहाँ पे। एक इनकी रचना है सावय धम्म दोहा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ सावय धम्म। ठीक है, सावय धम्म दोहा, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है ना। और बृहद नयन चक्र को जो है दव्य सहाय पवास भी कहते हैं। इसको हम लोग जो है दव्य सहाय पवास। ठीक है, ये नाम भी इसका है, दूसरा नाम है बृहद नयन चक्र का, तो दोनों नाम याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरण में विभाजित किया है? आप सभी को बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरण में विभाजित किया है? शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। प्रकरण 1 का क्या नाम है भाई? प्रकरण 1 का नाम है सामान्य परिचय। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। दूसरे प्रकरण का नाम है अपभ्रंश काव्य। ठीक है, अपभ्रंश काव्य। तीसरे प्रकरण का नाम है देश भाषा काव्य। और चौथे प्रकरण में फुटकल रचनाएं है ना। ये चारों प्रकरण आदिकाल के हैं, आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या कह रहा है देखेंगे। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे।
शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी बताई गई हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, तीनों का नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ से मिला? अपभ्रंश नाम जो है पहले पहल कहाँ से मिला? वल्लभी के राजा धारसेन प्रथम के शिलालेख से, या धारसेन द्वितीय के शिलालेख से, या धारसेन तृतीय, या धारसेन चतुर्थ। बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत रहना। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से जो है अपभ्रंश का जो है पहले पहल नाम मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस आचार्य ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, किस आचार्य ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग घोषित किया है? ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है, यहाँ पे द्विवेदी होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा कैसी थी? सिद्धों की जो भाषा थी वो कैसी थी? तो अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, प्राकृत अवस्था से, या संस्कृत युगपद भाषा से? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है शुक्ल जी ने। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना गया है? आप सभी को बताना है आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरहपाद। ठीक है, सरहपा को माना गया है किसके अनुसार? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और यही सर्वमान्य भी है। ठीक है, यही सर्वमान्य भी है। नेट पे सर्च करेंगे तो वाल्मीकि आएगा, तो कन्फ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हिंदी लेखन में प्रथम मुस्लिम रचनाकार कौन है? हिंदी लेखन में यानी हिंदी साहित्य लेखन में जो है प्रथम मुस्लिम रचनाकार अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या आंसर देंगे? राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। राइट आंसर अब्दुल रहमान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? शालिभद्र सूरी को, सरहपा को, स्वयंभू को, डोम्बिपा को? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी होगा यहाँ पे, शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अब आपको यहाँ बताना है कि अब्दुल रहमान को जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आप सभी को बताना है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इनमें से मिलान के लिए भी आ सकता है। चाहती तो मैं मिलान के भी ले आती, लेकिन अलग अलग मैंने शो कर दिया। ठीक है, रोज़ रोज़ उसी तरह का प्रश्न जो है बनाकर कराना सही नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पुण्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुण्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने जो है पुण्य और पुष्य है ना, पुष्य और पुण्य, पुष्य हो गया यहाँ पे, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे एक दो बात और ध्यान रखिएगा आप लोग। पुण्य या पुण्य को जो है
हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने तो माना ही है, ग्रियर्सन ने भी माना है, ठीक है, ग्रियर्सन ने भी माना है और मिश्र बंधुओं ने भी माना है, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने भी माना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी का प्रथम रचना कौन सा है? आप सभी को बताना है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो श्रावकाचार राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए श्रावकाचार, देवसेन की रचना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, जो जिड़ सासड़ भाष्यउ सो भई कहउ सारू, जो पायल सही भाव करे सो सरी पावई पारू। उक्त काव्य पंक्ति किसकी है? किस कवि की है ये पंक्तियाँ? ये पंक्ति जो है देवसेन की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवसेन की। और श्रावकाचार रचना से जो है यह पंक्ति ली गई है। 3 बात या ध्यान रखेंगे, एक तो ये पंक्ति जो है किसकी है, तो देवसेन की है। और किस रचना से अगर पूछा जाए तो श्रावकाचार रचना से लिया गया है पंक्ति, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहजे थर करिवारणी साथ काव्य पंक्ति किसकी है? सहजे थर करिवारणी साथ, यह पंक्ति जो है किसकी है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो ये पंक्ति जो है विरूपा की है, ठीक है, विरूपा। ये सारे सभी सिद्ध कवि हैं, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी और नाथों की 9 है ना। इन पे मैं अलग से क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए, मनव कला संसाधन कला 1600 बलिए उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? मनव कला संसाधन कला 1600 बलीय उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ से जो है यह पंक्ति ली गई है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत का, अपभ्रंश का, काव्य भाषा, देश भाषा। गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, प्राकृत का बोध होता है। और दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का, ठीक है। दोहा या दुहा कहने से जो है अपभ्रंश का बोध होता है। दोनों बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न देखिए, भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश भाषा कहा है, ठीक है, देश भाषा कहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा ग्रंथ स्वयंभू का नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है स्वयंभू का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भविष्यत कहा। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 63 महापुरुष गुणा अलंकार किसका ग्रंथ है? 63 महापुरुष गुणा अलंकार किसका ग्रंथ है? राइट आंसर क्या होगा? 63 महापुरुष है ना, गुणा अलंकार, जिसको हम महापुराण भी कहते हैं, ठीक है। यह रचना जो है पुष्यदंत की रचना है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यदत्त की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो जसहर चरियु, ठीक है, जिसको हम यशधर चरित भी कहते हैं, और रणकुमार चरियु, ठीक है, रणकुमार चरियु, जिसको हम नागकुमार चरित भी कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हरिशेर ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के कितने कवि माने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिशेर ने अपनी रचना धम्म परीक्षा में जो है अपभ्रंश के कितने कवि का वहाँ पे उल्लेख किया है या माना है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 कवियों का उल्लेख मिलता है वहाँ पे। एक तो स्वयंभू, ठीक है, और दूसरे जो है पुष्यदंत, और तीसरे जो है चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, तीनों का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। स्वयंभू किस कवि को पद्दड़ियाँ बंद का प्रवर्तक माना है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? स्वयंभू जो है किस कवि को पद्दड़ियाँ बंद का जो है प्रवर्तक मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्मुख को, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुष्यदंत की रचना महापुराण में कितने महापुरुषों की जीवन चरित्र का वर्णन है? पुष्यदंत की रचना जो है महापुराण, उसमें जो है कितने महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित हैं? 63, 70, 62, 64। राइट आंसर ऑप्शन ए 63, ठीक है, 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। अपभ्रंश और आहट में चौपाई यानी चौपाई में कितनी मात्राओं के छंद होता है? आप सभी को बताना है कि आहट या अपभ्रंश में जो है चौपाई यानी चौपाई में कितनी मात्राओं का छंद होता है? कितनी मात्राओं का छंद होता है? तो ध्यान रखिएगा 15 मात्राओं का, ठीक है। 16 जो है, वैसे तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो आप लोग वो सोचकर झट्टे से 16 पे मत लगा देना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ना अगर ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है, क्योंकि पता सबको होता है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मिस्टेक बहुत होता है, तो खास करके आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धनपाल को किसने सरस्वती की उपाधि दी थी? आप सभी को बताना है धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? तो राजा मुंज ने दिया था इनको, ठीक है। उपाधि, सरस्वती की उपाधि धनपाल को किसने दिया था? तो राजा मुंज ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास, संदेश रासक, भारतेश्वर बाहुबली रास या पाहुड़ दोहा? आप सभी को बताना है जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ कौन सा है? आप सभी को बताना है पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ कौन सा है, यानी धार्मिक, ठीक है। संदेश रासक, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आगे देखेंगे। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? उपदेश रसायन रास बताइएगा आप लोग कमेंट से। आगे देखिए अगला प्रश्न है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसको मिला है? रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसको मिला है? तो किसको मिला है भाई? तो शालिभद्र सूरी को मिला है ना, श्री शालिभद्र सूरी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है, स्वयंभू को। आगे देखिए। गए सुकुमार नहीं, यहाँ पे गए होगा, ठीक है, यह होगा गए, यहाँ पे तालव्य श नहीं, ठीक है, सुकुमार होगा, सुकुमार नहीं सुकुमार होगा, यानी दंत स होगा। रास किसकी रचना है? गए सुकुमार रास किसकी रचना है? ऑप्शन भी दिया, टाइपिंग में यहाँ पे बहुत मिस्टेक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है ना दिल्हड़ की रचना है, दिल्हड़, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था दिल्हड़, यहाँ पे कल्हड़, कल्हड़ तो ठीक है, नहीं कल्हड़ भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। खैर छोड़िए ऑप्शन को। गए सुकुमार रास जो रचना है वो है दिल्हड़ कवि की, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो टोटल जो है 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन। तो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वही करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है वो लाइक कर देंगे, छोटा सा कमेंट करेंगे कि मैम क्वेश्चन अच्छा था या बुरा था, जो भी था आप लोग अपना विचार ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर किसी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कराना, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा टेलीग्राम चैनल पे। मैं उस पे जो है उस टॉपिक पे क्वेश्चन बना के सॉल्व करा दूँगी और PDF भी दे दूँगी। आप लोग अपने पास रखिएगा, उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। हार बिल्कुल नहीं मानना है, पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोग लगे रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।